Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, सभी को ज्ञात होगा रीट शिक्षक भर्ती हेतु आरबीएससी की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है साइकोलॉजी की, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आरबीएससी की क्लास 12th मनोविज्ञान की बुक से बहुत ही चुनिंदा प्रश्न आज आपके लिए लेकर आया हूं और सुबह 8 बजे बिल्कुल लाइव आ रहा हूं साथियों, सभी का साथ अपेक्षित है। बहुत ही शानदार जानकारी के साथ में रीट शिक्षक भर्ती की न्यूज के साथ में कि क्या न्यूज है, क्या स्थिति चल रही है रीट भर्ती को लेकर, किस प्रकार आपकी रणनीति आगे की होनी चाहिए, उस पर लाइव आ रहा हूं सुबह 8 बजे। तो अवश्य आइएगा साथियों, सुबह 8 बजे ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। बिल्कुल आप सभी के से कई दिनों में मुलाकात बिल्कुल आमने सामने होने वाली है, तो सुबह ज़रूर आइएगा 8 बजे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे शानदार लॉजिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए बेहद उपयोगी ये वीडियो है मित्रों। तो चलिए आपका प्रथम प्रश्न है, मोरो रूटिंग बेबिन्स की जैसी विशेषताएं किस अवस्था की होती है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो मित्रों देखिए, जो आपके मोरो है, रूटिंग है, बेबिन्स की है, पकड़ना है, ये चीज़ें आपके जब नवजात शिशु एक जो है वो जो प्रतिवर्ती क्रिया करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत ये आ जाती है नवजात शिशु। मतलब यहाँ पर आपका इसका आंसर शैशवावस्था रहेगा। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, आपका सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। एक शब्द ही आपका आंसर आ जाएगा, एक शब्द से ही आप आंसर पकड़ सकते हो इस क्वेश्चन का। तो चलिए प्रश्न नंबर 2, बुद्धि के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है मित्रों बुद्धि के बारे में। पहला विकल्प है, बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। दूसरा है, बुद्धि की मदद से व्यक्ति अधिक तर्कहीन चिंतन करने लग जाता है। तीसरा है, बुद्धि कई क्षमताओं का योग है। और चौथा है, बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति में समायोजनशीलता और अनुकूलनशीलता होती है। तो साथियों बुद्धि के बारे में असत्य कथन है आपका विकल्प नंबर 2। कैसे? बुद्धि की मदद से व्यक्ति अधिक तर्कहीन नहीं, तर्कयुक्त चिंतन करता है साथियों। तर्कहीन और तर्कयुक्त दोनों में दिन रात का अंतर है। तर्कहीन मतलब होता है बिना तर्क के, तो जिसमें अधिक बुद्धि रहेगी क्या वो बिना तर्क के चिंतन करेगा? नहीं, बल्कि वो चिंतन में अधिक तर्क प्रस्तुत करेगा साथियों। अतः आपका यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है ये बुद्धि के संबंध में असत्य है। बाकी पहला विकल्प क्या कह रहा है कि उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, मतलब बुद्धि का प्रयोग करते हुए व्यक्ति को पता होता है कि भाई मुझे ये चीज़ें करनी है, निश्चित उद्देश्य के प्रति वो क्रियाएं करेगा। कई क्षमताओं का योग होती है, ये भी सही बात है। व्यक्ति में समायोजनशीलता, अनुकूलनशीलता, ये चीज़ें भी बुद्धि के माध्यम से ही आती है। अतः ये तीनों कथन तो सत्य है, लेकिन आपका जो दूसरा कथन है ये क्या है साथियों? असत्य है। और आपको क्या देखना था? असत्य। इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही है इसमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, वह क्षमता जिसमें व्यक्ति गणितीय योग्यता, शाब्दिक क्षमता एवं चिन्हों को समझने की क्षमता होती है कहलाती है? सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सभी। तो मित्रों देखिए, सभी तो आपका आंसर होगा नहीं क्योंकि तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। मूर्त बुद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति जो मूर्त वस्तुएं हैं उनके प्रति अधिक क्रियाएं करता है, यांत्रिक जैसे मशीनें वगैरह है इनके प्रति। सामाजिक बुद्धि में सामाजिक व्यवहार की प्रधानता होती है। लेकिन जो आपके अमूर्त बुद्धि है इसमें व्यक्ति जिनमें मतलब अमूर्त बुद्धि की अधिकता होती है, वो गणितीय योग्यता में, शाब्दिक क्षमता में, चिन्हों को समझने में वो अत्यधिक सक्रिय रहता है, वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को समझ जाता है। अतः यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा, अमूर्त बुद्धि वाला। प्रश्न 4 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। आपके चौथा प्रश्न है, आशा है आपको एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा और आप बड़ी ही ईमानदारी से इस पूरे वीडियो को देखोगे साथियों। अपने अभिप्रेरकों को प्रबंधित करने और व्यवहारों को नियमित करने की क्षमता कहलाती है?
आत्म अवगतता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक चेतना और सामाजिक कौशल। तो मित्रों प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, खुद के जो अभिप्रेरक है उनको प्रबंधित करने की और व्यवहारों को नियमित करने की क्षमता, इसको कहोगे आप आत्म प्रबंधन। ये प्रबंधित शब्द से ही आप इस क्वेश्चन को आराम से पकड़ सकते थे। दूसरा विकल्प सही है, जबकि जो आत्मा उगतता है उसमें प्रबंधित करने वाली बात नहीं की जाएगी। जो अभिप्रेरक है, जो व्यवहार है, इसके बारे में व्यक्ति को जानकारी आत्मा उगतता से होती है, लेकिन प्रबंधित करने की क्षमता क्या कहलाएगी, इनको आत्म प्रबंधन कहलाएगी साथियों। इसलिए आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 4 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 5। फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने व्यक्तित्व के कौन से दो प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, गोलाकृतिक, आयताकृतिक, तामसिक, सात्विक और टाइप ए और टाइप ब। तो साथियों फ्रीडमैन और रोजेनमैन के अनुसार व्यक्तित्व के दो प्रकार होते हैं, वो है टाइप ए और टाइप ब। मतलब टाइप ए की जगह ए और बी ऐसे भी आ सकता है, ए और ब की जगह। तो ये प्रकार बताने वाले थे फ्रीडमैन और रोजेनमैन। साथियों अंतर्मुखी बहिर्मुखी कार्ल जुंग ने बताए हैं, जबकि आपको याद रखना है, और ये श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार है। तो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 5 में। मित्रों अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 6 आता है। छठा क्वेश्चन है, बालक क्या और कौन जैसे प्रश्न किस अवस्था में करता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो कौन कौन से, क्या प्रश्न और कौन से, ये दो शब्द है कि जैसे यह क्या है, वह कौन है, ऐसे प्रश्न बालक किस अवस्था में करेगा। आपको करेक्ट आंसर इसका देना है मित्रों। इसका सही आंसर है क्या और कौन जैसे शब्दों से प्रश्न बालक शैशवावस्था में करता है। जबकि अगर प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो जाए और क्या और कौन की जगह उसके प्रश्न हो जाए क्यों और कैसे, ये दो शब्द और हो जाते हैं। क्यों और कैसे से प्रश्न बाल्यावस्था में करता है। याद रखना है कि बालक का दायरा इस अवस्था में बढ़ जाता है, तो बालक के थोड़े तर्क बालक के अंदर विकसित हो जाते हैं, तर्क क्षमता उसमें थोड़ी थोड़ी आ जाती है, और वो क्या और कौन की जगह फिर बाल्यावस्था में कैसे प्रश्न करेगा, क्यों और कैसे, कि यह क्यों है और यह कैसे है। जबकि शेष अवस्था में यह क्या है और यह कौन है। तो साथियों यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 6 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7। मित्रों 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दबाव के कारण होने वाला सांवेगिक प्रभाव है, जी घबराना, बुखार आना, मन में डर होना और धूम्रपान करना। तो देखिए बुखार आना तो एक नॉर्मल डिजीज होता है, कई कारण हो सकते हैं इसके, ये जरूरी नहीं है कि सांवेगिक दबाव के कारण आए, इसलिए दूसरा विकल्प तो गलत है। धूम्रपान करना एक लत होती है, ये भी सांवेगिक दबाव के कारण नहीं होता है। दो चीजें हैं, जी घबराना और मन में डर होना। तो साथियों दबाव के कारण होने वाला सांवेगिक प्रभाव होता है मन में डर होना। मतलब जो व्यक्ति सांवेगिक रूप से खुद के अंदर दबाव महसूस करता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं डर उत्पन्न हो जाता है। तीसरा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही नहीं है साथियों। तो 7वें क्वेश्चन में आपका मन में डर होना ये दबाव के कारण होने वाला सांवेगिक प्रभाव है या सांवेगिक अनुभव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक दुश्चिंता का प्रकार नहीं है, दुर्भीति, मनोग्रस्ती, बाध्यता, कायरूप विकार और आतंक विकार। तो देखिए दुश्चिंता का कौन सा प्रकार नहीं है। साथियों दुश्चिंता के अंतर्गत दुर्भीति भी आ जाता है, मनोग्रस्ती बाध्यता भी आ जाता है, आतंक विकार भी आ जाता है, लेकिन जो कायरूप विकार है ये दुश्चिंता के अंतर्गत नहीं आता है साथियों। अतः प्रश्न संख्या 8 में आपका तीसरा विकल्प सही है, कायरूप विकार दुश्चिंता के अंतर्गत नहीं आता है। कि कौन सा विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 8 में आपका तीसरा विकल्प। चलिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविधालिता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बलियूलर ने, क्रेपलिन ने, मोरेल ने और फ्रायड ने।
तो साथियों मनोविधालिता का प्रयोग सबसे पहले करने वाले कौन थे? व्यक्तित्व के विभाजन के लिए। राइट आंसर बताना है आपको प्रश्न संख्या 9 में। मित्रों प्रश्न संख्या 9 में आपका सही आंसर है बली यूलर के द्वारा ही व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविधालिता का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। प्रथम विकल्प आपका यहाँ सही है साथियों प्रश्न संख्या 9 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 10, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? आधा, अर्ध, कम और समग्र। तो मित्रों गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र या पूर्ण से। समग्र या पूर्ण दोनों ही आप कह सकते हो। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? समग्र या पूर्ण। मतलब आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 10 में। तो मित्रों प्रश्न 11 को देखते हैं। अब आपके 11वां प्रश्न आता है। देखते हैं 11वें प्रश्न को। अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना सामाजिक प्रभाव की किस तकनीक का उदाहरण है? अनुरूपता, अनुपालन, चाटुकारिता और आज्ञा पालन। तो देखिए अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति एक बार तो कोई छोटा सा काम निकालता है किसी चीज के बदले और फिर उसका फायदा उठाकर वो उसी के आड़ में कोई बड़ा काम निकालने लग जाता है। ये होता है अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना। तो इस तकनीक को कहा जाता है अनुपालन। ये किसके अंतर्गत आ जाती है साथियों? अनुपालन के अंतर्गत आ जाती है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर आपका सही है प्रश्न संख्या 11 में। मित्रों मुझे आशा है कि आपके लगभग 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इनमें से बहुत ही कम क्वेश्चन गलत हुए होंगे क्योंकि आप अगर रेगुलर तैयारी कर रहे हो, रेगुलर टच में हो मेरे से, इस चैनल से रेगुलर टच में हो, तो आप बहुत अच्छे स्कोर साइकोलॉजी में, बहुत अच्छे स्कोर आप हिंदी में, टीचिंग मेथड में, संस्कृत में, पर्यावरण में, सामाजिक में कर सकते हो साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 है सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करता है, दूर से प्रेक्षण करता है, अशाब्दिक व्यवहारों का संप्रेषण करता है और परामर्श देता है। तो मित्रों सहभागी जो प्रेक्षण है, सहभागी का मतलब होता है साथ में रहकर सक्रिय सदस्य के रूप में प्रेक्षण करता कार्य करता है, उसको ही सहभागी प्रेक्षण कहा जाता है। मतलब प्रेक्षण का मतलब होता है अवलोकन करना एक तरह से। तो जिस समूह का या फिर जिसका भी प्रेक्षण किया जा रहा है उसी के साथ रह कर के उसके साथ कार्य किया जाता है और फिर उसका प्रेक्षण करते हैं वहीं पर। तो इसलिए प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न 12 के बाद में 13वां क्वेश्चन टाइप ही नहीं हो पाया, मतलब ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। लिंग की पहचान अर्थात बालक स्त्री है या पुरुष है की समझ विकसित होती है 1 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में और 3 वर्ष की उम्र में। तो मित्रों मतलब बालक को यह कब पता लग जाता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, इसका पता लगभग कितने वर्ष की उम्र में बालक को पता लग जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर है 3 वर्ष की उम्र होती है तो उसको लिंग भेद का ज्ञान हो जाता है। मतलब उसको पता चल जाता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, मतलब वो स्त्री के अंतर्गत आ जाता है या पुरुष है वो। तो चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 14 में। और आज का अंतिम और 15वां प्रश्न है मित्रों आपका, खिलौनों की आयु है प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर शैशवावस्था, मध्य बाल्यावस्था और मध्य शैशवावस्था। तो मित्रों खिलौनों की आयु कहा जाता है उत्तर शैशवावस्था को, जो लगभग 3 से 5 वर्ष के बीच चलती है। इसी को ही किसको, उत्तर शैशवावस्था को ही पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से रीड भर्ती में क्वेश्चन आपके आ चुका है। जबकि अगर आपके क्वेश्चन आ जाए खेल की आयु कौन सी है तो फिर आपके वहाँ पर राइट आंसर रहेगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था खेल की आयु है और खिलौनों की आयु कौन सी है साथियों? उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 15 में। 8 बजे मिलते हैं साथियों, बहुत ही जल्द 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी। समग्र रणनीति के साथ में बात करने वाले हैं। मोटिवेशनल प्रकार का एक वीडियो है जो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। सभी प्रकार की जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें मित्रों। बहुत ही जल्द वापस मिलते हैं।